तो राम राम आप सभी को। आज की जो क्लास रहेगी हमारी भारत पाकिस्तान सीमा के ऊपर रहेगी कि किस प्रकार से इस भारत पाकिस्तान सीमा अस्तित्व में आती है और अस्तित्व के साथ ही ये शुरू से विवादों में रही, तो उस सब की चर्चा आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले देखेंगे कि भारत पाकिस्तान की सीमा की कुल टोटल लंबाई कितनी है। तो वो है 3323, मतलब 3323 किलोमीटर। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा की कुल लंबाई है। भारत पाकिस्तान की सीमा भारत के किन राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाती है? तो हमारा प्रश्न क्या है, किन राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाती है? तो राज्य देखेंगे, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और पंजाब हो गया। बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। ये तो राज्यों की बात हो गई, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से जो सीमा लगाते हैं? तो जम्मू कश्मीर भी लगाता है और लद्दाख भी लगाता है। तो राज्यों की बात करेंगे तो राजस्थान, गुजरात और पंजाब। चित्र में एक बार आप मैप में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये जो राज्य है ये कौन सा है हमारा। नीचे देखेंगे तो ये गुजरात है, यहाँ देखेंगे ये राजस्थान है। इसके अलावा ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? पंजाब मिलेगा। तो कितने हो गए? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और इसके बाद अगर यूटी की बात करेंगे तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। और ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र जो सीमा लगाता है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये है लद्दाख का क्षेत्र। तो इस प्रकार से दो तो यूटी हो गए, केंद्र शासित राज्य हो गए, और हमारे तीन क्या हो गए? फुल स्टेट हो गए। इस प्रकार से ये सीमा लगाते हैं किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। आगे बात करेंगे भारत पाकिस्तान की सीमा के नाम क्या क्या है। तो नामों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पर, तब उस समय भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का बंटवारा कैसे होगा, इसके लिए सर रेडक्लिफ को भारत में आमंत्रित किया जाता है। कौन आएंगे भारत में? सर रेडक्लिफ, जो आकर भारत में रातों रात सीमा का निर्धारण, मात्र 7 दिवस का अवसर मिलेगा इनको, 7 दिनों में ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण कर देंगे कि कौन सा गांव, कौन सा क्षेत्र, कौन सा जिला पाकिस्तान में होगा या भारत में होगा। ये सारी चीज़ों का निर्धारण कर देंगे। कहा जाता है कि इन्होंने ये सारी निर्धारण जो है वो किस पर किया था? ऑन पेपर कर दिया था। ऑन पेपर इन्होंने निर्धारित कर दिया, इसीलिए आप देखेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कई बार आप देखेंगे जो हिंदू या सिख बहुल स्टेट होंगे या फिर क्षेत्र होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? पाकिस्तान में चले जाएंगे। यही कारण है कि काफ़ी सारा आप देखेंगे कि क्या होगा? माइग्रेशन होगा। और माइग्रेशन में आप देखेंगे कि कई लाख या कई मिलियंस लोगों की क्या हो जाएगी? यहाँ पर डेथ हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ये माइग्रेशन बड़ा दुख भरा माइग्रेशन रहेगा। आपको कुछ ही दिनों के भीतर क्या है, इतनी बड़ी आबादी को माइग्रेट करना है। तो आप देखेंगे वेस्ट और ईस्ट क्षेत्र में दोनों साइड, क्योंकि पाकिस्तान एक साइड नहीं था, वेस्ट में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट में जो आज बांग्लादेश दिखाई दे रहा है ये ईस्ट पाकिस्तान था। तो इन दोनों पर हमारी सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया? रेडक्लिफ लाइन दिया गया। बाद में रेडक्लिफ लाइन जो ईस्ट पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा बनाती थी वो जाकर क्या हो जाएगी? बदल जाएगी जब बांग्लादेश और भारत की सीमा का क्या होगा? निर्धारण होगा। और भारत बांग्लादेश अस्तित्व में कब आएगा? 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आएगा। उसके पहले तक वो क्या कहलाता था? ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। ठीक, चर्चा करेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं कि रेडक्लिफ लाइन जो है ये कब इम्पोज होती है? 17 अगस्त 1947 को। इसे सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या किया था? खींचने का काम किया था। ठीक, आगे बात करते हैं एलओसी की, क्योंकि बार बार आपने देखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी का चर्चा भी सुनी होगी। ये एलओसी क्या है और रेडक्लिफ लाइन क्या है? तो रेडक्लिफ लाइन आपको जो देखने को मिल रही है वो रेड कलर में यहाँ मैप में आप देख सकते हैं। गुजरात, राजस्थान और पंजाब के बीच में जो सीमा बन रही है ये आज भी कौन सी है? जो रेडक्लिफ ने बनाई थी वही सीमा है। ठीक, तो इसमें कोई फेरबदल हुआ है क्या? नहीं हुआ है। किसने बनाई थी? रेडक्लिफ ने। 17 अगस्त 1947 को जो सीमा बनाई थी वो आज एज इट इज है, इसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। सेम सीमा यहाँ से होकर जाती थी। आगे अगर इसकी बात करें, ठीक, तो ये आगे भी जाती थी, लेकिन आपको पता है 1948 कब? 24 अक्टूबर 1948 को क्या होगा? पाकिस्तान की सेना जो है वो कबीलियाई या ट्राइबल यूनिफॉर्म में, कहते हैं ना वो पजामा और कुर्ता, वो सारी चीजें पहनकर क्या करती है? इन्वेड करती है भारत में। और पाकिस्तान ने ऐसा दिखाया था कि लोकल जो ट्राइब्स है वो इन्वेड कर रही है भारत में, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। लेकिन सभी जानते हैं ट्राइब तो हर जगह होती है, ऐसे में भारत की करोड़ों की ट्राइब अगर पाकिस्तान में इन्वेड करती तो पाकिस्तान का क्या हाल होता? ठीक, तो इस तरह से मूर्खता बनाई गई, बेवकूफ़ बनाया गया पाकिस्तान के द्वारा। और उसकी जो आर्म फोर्सेस थी वो भारत में इन्वेड करती है, इस क्षेत्र में इन्वेड करती है और क्या कर लेती है? इस पर आगे बढ़ती है। देखो यहाँ से इन्वेजन होता है और धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ रही होती है और इधर कश्मीर तक ये पहुँच जाती है। फिर भारतीय सेना जो है
आगे बढ़ती है, भारतीय सेना भी तैयार थी, लेकिन भारतीय सेना को जो आदेश राजनीतिक रूप से मिलना चाहिए थे उस समय के प्रधानमंत्री के द्वारा, उन्होंने नहीं दिए, वह इंतजार करते रहिए। तब जाकर फिर भारतीय सेना सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्या करती है, आगे जाती है और आगे जाकर जो है अपने क्षेत्रों को, हारे हुए क्षेत्रों को जीतने का पुनः प्रयास करती है और जीतते हुए आगे बढ़ती है। भारतीय सेना के खौफ से पीछे हटने लगती है पाकिस्तान की कबीलियाई सेना, और ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री सबसे बड़ा ब्लंडर कर देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशन जाने के बाद यूनाइटेड नेशन जो बताता है कि आप दोनों जो है वस्तु स्थिति को छेड़े ना, जो जैसा है वो वैसा बना रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होते है, भारत उसको स्वीकार कर लेता है और पाकिस्तान भी, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी इतने बड़े क्षेत्र को जीत चुका था, दोनों स्वीकार कर लेते हैं। और इस स्वीकारोक्ति के कारण जो रेखा बनती है उसे ही क्या कहते हैं, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये आप लाइन देख रहे हैं, यही क्या है, एलओसी है। क्या ये रेडक्लिफ ने हमें दी थी? नहीं, ये 1948 में हमारी राजनीतिक दुर्बलता का परिणाम है कि एक छोटा सा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमको इतनी बड़ी चोट देकर चले जाता है और हमसे इतना बड़ा भूभाग, जो लगभग 48,000 या 68,000, लगभग कंफर्म नहीं है डेटा कितना है, 48 या 68,000 स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्र है वो आज कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान के पास चला जाता है। ठीक, और पाकिस्तान इसे क्या करेगा, इसमें से ये वाला जो क्षेत्र है ये बेच देगा। किसको? ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये बेच दिया। किसको बेच दिया? ये क्षेत्र चीन को बेच दिया। तो इस तरह की चीजें हुई हैं हमारे साथ। ठीक, आते हैं, बात करते हैं आगे की। तो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, ये 1972 में 1972 में शिमला समझौते के तहत ये रेखा जो है वो क्या की गई, युद्ध विराम रेखा के रूप में मान्य की गई। ये युद्ध विराम रेखा क्यों आवश्यक पड़ी? 1971 में आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध होगा। ठीक, ये तीसरा युद्ध होगा, क्योंकि 1948 में, 1965 में और 1971 में ये तीसरा युद्ध होगा भारत और पाकिस्तान के मध्य। और इस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने क्या किया था, सरेंडर किया था। ये इतिहास में एक बहुत बड़ा सरेंडर है कि किसी मेन सेना ने इतनी बड़ी तादाद में किसी अन्य देश की सेना के सामने क्या किया हो, सरेंडर किया हो। और ये कीर्तिमान भारतीय सेना ने दर्ज किया था कि पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया था। ठीक, तो ये घटना कब की है? 1971 के युद्ध की है। 1972 में चूंकि युद्ध भारत जीत चुका था और बांग्लादेश को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग कर चुका था, ऐसे में दोनों सेनाओं के बीच में, चूंकि हम इतनी बड़ी सेना को सरेंडर करा चुके थे, पाकिस्तान की लगभग 1 लाख सेना भारतीयों के पास कब्जे में थी, ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर पाकिस्तान जो है टेबल पर आएगा और ये मध्यस्थता कौन करेंगे? तो विदेशी जो देश होते हैं वो इसमें मध्यस्थता करने को आते हैं। लेकिन भारत चूंकि जीता हुआ देश रहता है तो भारत के पास एज था, लेकिन हमने इस एज का भी फायदा नहीं उठाया और यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, ब्लंडर कर दिया। ठीक, पश्चिमी सीमा पर भी हम कई मोर्चों पर विजय हासिल कर चुके थे और पाकिस्तान के भीतर तक प्रवेश कर चुके थे, लेकिन हमने ना वो क्षेत्र लिया, ना ईस्ट पाकिस्तान में किसी प्रकार का भारत ने कोई हस्तक्षेप किया। ठीक, और आगे बढ़ते हुए भारत ने किया गया कि ये 93,000 सैनिकों को बिना शर्त पाकिस्तान को क्या कर दिया, लौटा दिया। और भारतीय सैनिक जो पाकिस्तान की जेलों में बंद थे उन्हें आज तक हम वापस नहीं ला पाए। और उसी में से कई सैनिकों की कहानी आप देखते भी हैं। तो हमारे कई सैनिक जो है इस वॉर में जो है पाकिस्तान में ही क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं, यातनाएं झेलते हैं, लंबे अवसर तक यातनाएं झेलते हैं। और इसके ऊपर कई सारी बॉलीवुड की मूवीज भी बन चुकी है। ठीक, 1971 की वॉर में हमारे कई सैनिक जो है पाकिस्तान के द्वारा जो पकड़े गए थे उनको पाकिस्तान ने कभी जाहिर ही नहीं होने दिया कि उनके पास जिंदा सैनिक है। और हमने बड़ा दिल दिखाते हुए, इतनी चोट खाते हुए भी 93,000 उनके सकुशल पाकिस्तान को वापस दे दिए। और बदले में हम भी अपने सैनिक ले सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने देने से मना कर दिया, कह दिया कि हमारे पास कोई सैनिक ही नहीं। ये हो सकता है युद्ध में आपके सैनिक गायब है, ना उनकी डेड बॉडी मिली है, ऐसे में पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हमारे पास आपके कोई सैनिक नहीं, और हमने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। तो ये हमारी एक और क्या थी, ब्लंडर था, फेल्यूर था उस समय। ठीक, इतनी बड़ी वॉर जीतने के बावजूद अगर हम पॉलिटिकल टेबल पर जाकर हार जाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। दूसरा हम देखेंगे कि हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर किसी प्रकार का कोई रिजोल्यूशन नहीं लिया। हमने क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान तो स्वतंत्र कर दिया, लेकिन हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश बनने के बावजूद दो हमारी प्रॉब्लम क्या थी,
इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जिसे हम कहते हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल, इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारी प्रॉब्लम थी जिसको आज तक रिजोल्व नहीं किया गया है। आज तक पीओके किसके पास है? पाकिस्तान के पास है, ठीक। और वो जब चाहे जब इसको किसको बेच देता है? चीन को। चीन ने इस पीओके पर काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया है, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव वहां पर जारी किया है, बड़े बड़े हाईवेज बना दिए, चीन के वहां पर बेस बने हुए, चीन की सेना तुरंत वहां पहुंच सकती है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी होता है अगर किसके लिए? इस गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए, तो चीन का फुल लॉजिस्टिक सपोर्ट रहेगा। चीन की वहां पर अच्छी खासी क्या है? हाईवेज और सेना है, और हमारा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। तो आप सोचो कितनी बड़ी हमारे लिए क्या है ब्लंडर है इतिहास में जो हुए। तो ये सारी चीजें भारत के साथ साथ चल रही थी। आगे देखते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य मुद्दे क्या क्या हैं जिनकी चर्चा हमें करना है। एक तो पीओके में बता चुका हूं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। दूसरी बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए कई सारे युद्ध। तीसरी बात करेंगे सर क्रीक रेखा कौन सी है, ठीक, इसकी भी चर्चा करेंगे। कच्छ का रण या रण ऑफ कच्छ की बात करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर की बात करेंगे। सिंधु जल समझौता जो 1962 में होगा उसकी बात करेंगे, 1960 में होगा सिंधु जल समझौता, इसकी बात करेंगे। उरी और पुलवामा अटैक, ये आपको पता ही होगा, उरी और पुलवामा अटैक होगा और उसके बाद भारत क्या करेगा? सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और एयर स्ट्राइक करेगा। ये सारी चीजें आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, ठीक। तो इन सब पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो इसकी अभी आप ले लें स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे पीओके की। ये एक्चुअल में पीओके है क्या? बार बार आप सुनते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आपने कुछ ही समय पहले अमित शाह जी का भी भाषण सुना होगा भारतीय लोकसभा में, भारतीय संसद में, किस प्रकार से इमोशनल भाषण दिया था कि पीओके हमारा है और हम इसके लिए जान दे देंगे, ठीक। तो इस प्रकार का भाषण आपने सुना भी होगा। तो पीओके है क्या आप सभी को पता भी होना चाहिए। तो ज्योग्राफी के बिहाफ पर ही हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है और क्या इसकी टेरिटरी है। तो देखो मैप में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो ग्रीन हो चुका है, यह क्षेत्र क्या है? पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यह पाकिस्तान ने कब ऑक्यूपाइड कर लिया था? जब भारत और पाकिस्तान धर्म के नाम पर क्या हुए थे? अलग हुए थे। 1947 के बाद 1948 में वो इन्वेड करता है और इतना बड़ा भूभाग वो कहां ले जाता है? अपने कब्जे में कर लेता है। कब की बात कर रहे हैं? 1948 की बात कर रहे हैं, तभी वो कब्जा कर लेता है, ठीक। और इस प्रकार से यह जो रेखा आप देख रहे हैं ये क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाती है, ठीक। इसके बाद वो क्या करता है? यहां तक नहीं रुकता है, आगे जाकर 1963 में क्या करेगा? वो ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, इस हिस्से को 1963 में क्या कर देगा? चीन को गिफ्ट कर देगा। इसे क्या कहते हैं? सक्षाम वैली। सक्षाम वैली को क्या करेगा? चीन को गिफ्ट कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि 1963 के बाद उसके मंसूबे साफ थे। 1962 में भारत और चीन का युद्ध होगा जिसमें भारत को काफी क्षति भुगतनी पड़ती है, और उसी के बाद पाकिस्तान फिर से रणनीति बनाता है कि भारत को एक और छोड़ दी जाए, और इसकी तैयारी करता है। तैयारी के लिए उसको चाहिए क्या? हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए। इसके लिए वो अपने पड़ोसी चीन से क्या करता है? मित्रता बनाता। और फिर भी आपने सुना ही होगा, दो दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? आपस में दोस्त होते हैं। और भारत और चीन जो कि दुश्मन हो चुके थे 1962 में, तो उसका दोस्त कौन बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसीलिए भारत और चीन और पाकिस्तान क्या बन जाते हैं? दोस्त बन जाते हैं। और इस गेस्चर को दिखाने के लिए, क्योंकि चीन क्या है? एक भूमाफिया है, वो दुनिया की भूमि पर कब्जा करने का लगातार प्रयास करता है। तो भूमाफिया को सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगता है? भूमि, लैंड। इसीलिए आप वो देखते हैं कि वो क्या लेता है भारत से या पाकिस्तान से? क्या ले जाता है? सक्षाम वैली ले जाता है।
1963 में। ऐसे में पाकिस्तान अब किसका अच्छा दोस्त बन जाता है? चीन का। देखो गिफ्ट भी पाकिस्तान ने किसको दिया? जो उसका नहीं था वो किसका था? भारत का था, इसीलिए आसानी से गिफ्ट दे दिया। जब अपना नहीं है तो आपको गिफ्ट देने में भी क्या दिक्कत है? तो देखो यहाँ पाकिस्तान की चतुराई या फिर यूं बोले धूर्तता कि उसने भारत से जो चीज छीनी थी वो चीज में से एक पार्ट या टुकड़ा ले जाकर किसको गिफ्ट कर दिया? चीन को। कब किया? 1963 में। और फिर लगातार तैयारी के बाद 1965 में उसने भारत के खिलाफ क्या कर दिया? अचानक से युद्ध छेड़ दिया। हालांकि धन्य उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने नारा लगाया जय जवान जय किसान। ठीक इस प्रकार से नारा लगाया, किसानों से आह्वान किया, भारतीय जनमानस से आह्वान किया, क्योंकि उस समय भी भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम साम्यवादी या बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर चल रहे थे, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। ऐसे में हमारे सैनिकों के पास या सेना के पास अच्छे साजो सामान नहीं थे। वहीं आप देखेंगे चीन हो या अमेरिका हो, दोनों को सपोर्ट मिल रहा था। दोनों का सपोर्ट किसको मिल रहा था? पाकिस्तान को। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अच्छे से ट्रेंड कर रही थी। लगातार आप देखेंगे पाकिस्तान विकास की रेस में आगे था। किसके कंधे पर बैठ के? चीन और अमेरिका के कंधे पर बैठ के। और भारत साम्यवादी देश बना हुआ था। ठीक समाजवादी अर्थव्यवस्था चला रहा था। हर चीज सरकार के कंट्रोल में थी, जिससे भारत में किसी भी प्रकार का ना इन्वेस्टमेंट था, ना किसी प्रकार की आर्थिक बड़ी गतिविधियां थी। इसलिए भारत जो है आर्थिक रूप से भी अक्षम था। तो भारत के प्रधानमंत्री को इस लड़ाई के लिए भारतीय जनमानस से आह्वान करना पड़ा। और आप आश्चर्य करेंगे, भारत की महिलाओं ने, भारतीय लोगों ने जो भी उनसे बन पड़ा, सोना चांदी जो उनके पास था वो डोनेट करा था भारतीय के लिए, भारत की सेना के लिए। आप सोचो किस जज्बे के साथ हम लोग लड़े होंगे कि यह युद्ध किसी भी तरीके से हमें जीतना है। तो लोगों ने, कई महिलाओं ने तो अपने मंगलसूत्र उतार के दे दिए कि आप इसको बेचें और भारत के लिए क्या करें? धन एकत्रित करें, भारतीय सेना को साजो सामान उपलब्ध कराएं। ये था उस समय हमारे जनमानस का। आज आपके सामने युद्ध हो जाए तो करोड़ों लोग तो समर्थन करेंगे भारतीय सेना का, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे परजीवी भी हैं जो खाते भारत का है, जो रहते भारत में, लेकिन गाजा बजा किसका बजाएंगे? या तो चीन का बजाएंगे या पाकिस्तान का। और हर समय वो यही कामना करते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और ऊपर से नारा भी लगा देते हैं। सुने होंगे आपने जेएनयू में ये नारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। नारे नहीं सुने तो आप लोग अनभिज्ञ हैं। आप लोग करंट अफेयर से, करंट में चल क्या रहा है, करंट की राजनीति से अनभिज्ञ होंगे। इस तरह के भारतीय यूनिवर्सिटी में, जिसका वित्त पोषण केंद्र सरकार करती है, नारे लगाए जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। और अगर उन पे ऊपर किसी प्रकार से कार्रवाई की जाती है तो फिर लोग आ जाते हैं, भारत के ही कुछ ऐसे वकील आ जाएंगे उनका केस लड़ने कि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये सब होता है। आप देखें तो भारत के बाहर तो हमारे दुश्मन है ही, भारत के भीतर भी हमारे बहुत दुश्मन है। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से पीओके जाता है 1948 में, सक्षम वैली जाता है 1963 में, चीन के पास चला जाता है। और फिर आप देखेंगे ये जो छोटा सा ब्लू कलर में आप ये हिस्सा देख रहे हैं, इसे कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर है ये। और ये ग्लेशियर क्यों महत्वपूर्ण है, इसको उस समय के लोग नहीं समझ पाते थे। नेहरू जी का मानना यह था कि ये बर्फ का टुकड़ा है, ग्लेशियर है, और इससे क्या ही, यहाँ तो कोई जीव भी नहीं होता है, एक पौधा भी नहीं होता है, तो इसकी आवश्यकता ही क्या है, ये उनकी सोच हुआ करती थी। और इसी सोच का फायदा उठाकर चीन और पाकिस्तान लगातार इस क्षेत्र में भी गतिविधि बढ़ाते थे। बाद में जाकर सेना के दबाव के बाद, बहुत बाद में जाकर 1980s या 90s में हमने इस क्षेत्र पर अपनी सेना क्या की थी? इम्पोज्ड की थी। इसकी भी चर्चा करेंगे। ये ग्लेशियर महत्वपूर्ण क्यों है? ये जमा हुआ सिर्फ पानी है, लेकिन ये दुनिया का सबसे शुद्धतम पानी है। इससे प्योर वाटर नहीं हो सकता। ये शुद्धतम पानी और हजारों साल से जमा हुआ है। आप सोचेंगे इसका उपयोग ही क्या है, तो इसका बहुमूल्य उपयोग ही है। क्या उपयोग है? सबसे ज्यादा है जो आप चिप देखते हैं, माइक्रो चिप्स वगैरह, प्लेटिनम चिप्स वगैरह देखते हैं, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। छोटी छोटी चिप्स होती हैं, ठीक, वेफर्स चिप्स होती हैं, ये बनती है शुद्ध पानी से। इसके लिए 10,000 लीटर से अधिक पानी, शुद्ध पानी की आवश्यकता पड़ती है एक छोटी छोटी चिपों के निर्माण में। और इतनी तादाद में शुद्ध पानी आप कहाँ से लाओगे? ये है आपका गोल्डन वाटर, जिसका उपयोग आप इस प्रकार से सेमीकंडक्टर के निर्माण में कर सकते हैं। और इन सेमीकंडक्टर का उपयोग आगे आने वाली टेक्नोलॉजी में, जिसे कहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में इस सारे पानी का उपयोग होता है। ठीक, तो याद रखना, आगे जाकर भारत कर भी रहा है प्रयास कि साउथ कोरिया, जापान, ताइवान के साथ मिलकर
हम लद्दाख में जो है क्या डालें, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री डालें। इसीलिए आप अचानक से देखते हैं लद्दाख में अचानक से एक व्यक्ति जो है लद्दाख वॉइस बन के बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि लद्दाख का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ा जा रहा है, लद्दाख में जो है पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं, लद्दाख को क्या चाहिए, ऑटोनोमस स्टेटस चाहिए। देखा होगा अचानक से, आपने देखा होगा कि भूख हड़ताल पर कुछ लोग बैठ गए लद्दाख में, जो लद्दाख में यूटीज के स्टेटस का विरोध करने लगे। पहले यही लद्दाख की लोग डिमांड करते थे कि हमें जम्मू कश्मीर से क्या किया जाए, अलग यूटी बनाया जाए, अलग स्टेटस दिया जाए। आज जब अलग स्टेटस मिल गया तो अचानक से आप देखेंगे कि कुछ लोग विरोध करने लगे कि हमें क्या बना दिया जाए, हमें भी एक ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया जाए, हमें भी क्या कर दिया जाए, हमारे क्षेत्र के रेगुलेशंस की जिम्मेदारी स्वतः दे दी। जो क्षेत्र दो देशों की सीमा पर स्थित है, और वो भी देश कौन से, हमारे कट्टर दुश्मन है। आप सोचो उनको हम पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे देंगे तो कश्मीर की हालत आपने देखी थी। 75 सालों तक भारतीय सेना जो है भारत के लिए वो क्या बना हुआ था, एक तो पैसा डंप बना हुआ था कि पैसा हम 9 या 12 गुना ज्यादा पैसा जो आम भारतीयों को खर्च होता है उससे ज्यादा कश्मीर पर खर्च होता था इन 75 सालों में। आप आश्चर्य करोगे, आपके ऊपर अगर 1 रुपया खर्च होता था तो कश्मीर के ऊपर 9 या 11 रुपया खर्च होता था एक कश्मीरी के ऊपर। ये ऑन एन एवरेज खर्चा था भारत का। इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ता सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, जबकि आपके दुश्मन बड़े बड़े हैं, एक तरफ चीन है और एक तरफ पाकिस्तान। और लद्दाख भी ऐसी डिमांड कर रहा है। एक तो चीन का लगातार क्या है, लद्दाख के ऊपर आप देख रहे होंगे इम्पोज हो रहा है, वो लगातार वो प्रयास कर रहा है कि लद्दाख को अलग करके अपने क्षेत्र में मिला ले, और लगातार उसका बिहेवियर। और ऐसी स्थिति में ताइवान जो कि चीन का क्या है, दुश्मन देश है। बात करें कोरिया, वो भी दुश्मन देश है, साउथ कोरिया। बात करें जापान, कट्टर दुश्मन है। और इस प्रकार से इन लोगों के प्रोजेक्ट आने वाले समय में जब लद्दाख में स्टेब्लिश होंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसको मिर्ची लगेगी, चीन को मिर्ची लगेगी। और इसीलिए वो प्रयास कर रहा है कि भारत में पैसा दे के कुछ लोगों को इस तरह से क्या किया जाए, दिखाया जाए। आपको क्या लगता है यूट्यूब और न्यूज चैनल के माध्यम से कि देखो यहाँ के लोग अनरेस्टफुल है, लेकिन आप उसके पीछे की राजनीति या राजनीति नहीं समझ पाते कि पीछे चल क्या रहा है, क्यों इसी क्षेत्र पर इतना ज्यादा जो है प्रॉब्लम दिखाई देखने को मिलती है, क्यों लोग अनरेस्टफुल एक्टिविटी करते हैं, क्यों मणिपुर में ही आप ये सारी चीजें देखते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी देखते हैं। भारत के बाकी हिस्से आराम से रहते हैं, शांति से रहते हैं, अपना विकास कर रहे होते हैं, और कुछ क्षेत्र आपको हमेशा इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में दिखाई देते हैं, और वो भी खासकर सीमावर्ती क्षेत्र। भारत तो विविधताओं से भरा है, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जाति को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, धर्म को लेकर हो सकती है, समाज को लेकर हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा अनरेस्टफुल एक्टिविटी इन्हीं क्षेत्रों में जहां पर हथियारों के साथ लोग क्या कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो हमारे देश के भीतर हर क्षेत्र में, कहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन कभी देखा हथियार लेकर एक दूसरे के ऊपर गोली तान रहे। मणिपुर में देखेंगे आप, कुकी और मैती दोनों ट्राइब है, एक को ट्राइबल स्टेटस शुरू से दे रखा और एक को ट्राइबल स्टेटस दिया, वो भी हाई कोर्ट के कहने पर दिया, तो दूसरी वाली ने, ट्राइब ने क्या कर दिया, हमला बोल दिया हथियारों के साथ, AK-47 और एडवांस हथियारों के साथ। तो अब आप सोचो, जो दूसरी ट्राइब है वो वहां पर 57% पॉपुलेशन रखती है, और जो पहली ट्राइब है वो मात्र 40% पॉपुलेशन रखती है, लेकिन उसके पास उस राज्य का 90% लैंड है। और वो जो ट्राइब है वो एक क्रिश्चियन ट्राइब है जिसको हम कुकी कहते हैं, और वो ओरिजिनली भारत की भी नहीं है, वो कहाँ से आई है, म्यांमार से आई है। और भारत की ओरिजिनली ट्राइब जो है वो मैथी है, जो हिंदुइज्म को फॉलो करती है, और इसीलिए उसको इतना भोगना पड़ रहा है। तो राजनीति जितने स्तर पर आप समझते हैं उससे कई गहरी राजनीति होती है। और आपको वीडियो दिखाया जाता है कि मणिपुर हिंसा पर, मणिपुर हिंसा, मणिपुर हिंसा, मणिपुर हिंसा के पीछे की राजनीति तो कोई समझने को चाहता ही नहीं है। और क्यों मणिपुर में ही इतनी प्रॉब्लम्स है, तो ड्रग ट्रेल चलता है वहां पर। कुकी जो जनजाति है वो ड्रग का क्या करती है, पहाड़ों पर ड्रग उगाती है, अफीम उगाती है। और पूरा ये जो ट्राइंगल है ना आपके दोनों, एक गोल्डन क्रेसेंट और एक गोल्डन ट्राइंगल, एक तरफ आपको अफगानिस्तान मिलेगा दुनिया में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन करता, और एक तरफ ये थाईलैंड वाला जो पूरा इलाका इधर, और उसके बीच में भारत है। तो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर, वेस्टर्न बॉर्डर पर, दोनों जगह क्या होता है, इस तरह की पैदावार है, दुनिया में सर्वाधिक है। तो ये इंटरनेशनल राजनीति होती है जो हम छोटे छोटी चीजों को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें क्या है, कमाना और खाना है। दुनिया में इस तरह की राजनीति चलती, जितना हम सोचते उतना नहीं होता है। मैंने बताया था एक बार आपको कि मेक्सिको में एक ड्रग ट्रेलर्स जो होते हैं,
एक ड्रग माफिया जो है उनकी खुद की एक आर्मी है, 70,000 फोर्स है उनके पास, एयरक्राफ्ट से लेकर जंगी बेड़े तक है उनके पास। आप सोचो इतनी बड़ी उन्होंने आर्मी बना ली और काम क्या करते हैं? माफिया, माफिया का काम करते हैं। कौन सा माफिया? ड्रग माफिया। इसीलिए आप देखेंगे अमेरिका तक परेशान है मेक्सिको से, और अपने स्टेट पर क्या कर रहा है? बॉर्डर बना रहा है। जैसे भारत जो है पाकिस्तान की गतिविधियों के कारण एक समय तक प्रभावित रहता था, और भारत ने अपनी ओर से क्या बनाया? सीमा में फेंसिंग की है, और पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से मेक्सिको को कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका फेंसिंग कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपके सामने। आगे बात करते हैं हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर की। तो 1947 के युद्ध के द्वारा पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया किस पर? भारत के इस क्षेत्र पर, और इसकी राजधानी क्या बना दी? मुजफ्फराबाद बना दी। देखेंगे आपको यहां पर दिखाई देगा, यहां कहीं पर आपको दिखाई देगी राजधानी जो है मुजफ्फराबाद। ठीक, आगे बात करते हैं। ये जो मुजफ्फराबाद है किस नदी के तट पर है? तो झेलम नदी की सहायक नदी, जिसका नाम क्या है? नीलम नदी। ठीक, उसी के तट पर स्थित है, जिसे भारत में क्या किस नाम से जाना जाता है? किशन गंगा के नाम से। तो भारत में जो नदी किशन गंगा कहलाती है, पाकिस्तान में जाकर उसका नाम क्या हो जाता है? नीलम हो जाता है। ठीक, आगे की बात करते हैं। पाकिस्तान पीओके की बात करें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, तो इसके दो हिस्से हैं, एक का नाम है आजाद कश्मीर और दूसरा का नाम है गिलगिट बाल्टिस्तान। तो याद रखना, एक हिस्सा ये है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो हिस्सा है इसका नाम पाकिस्तान ने क्या रख दिया? आजाद कश्मीर। ये दिख रहा है शेडो एरिया, इसका नाम पाकिस्तान ने रख दिया आजाद कश्मीर। ठीक, आजाद तो नहीं है, गुलाम है वो, किसका? पाकिस्तान की सेना का। और दूसरा ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है? गिलगिट बाल्टिस्तान। तो इस कश्मीर को, जिस पर पीओके को जिसको हथियाया है किसने? पाकिस्तान ने। इसके दो नाम रख दिए, एक का नाम रखा है गिलगिट बाल्टिस्तान और दूसरे का नाम क्या रखा है? आजाद कश्मीर। ठीक, अब आपको जो मैंने उस दिन दिखाया था कैलाश या कलाश ट्राइब्स के बारे में, वो ट्राइब कहाँ रहती है? हिंदू कुश, ये वाले क्षेत्र पर। किसी को जाना हो अगर उधर कलाश ट्राइब से मिलने के लिए, तो वो इधर से जाएगा। यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर, इस क्षेत्र में कलाश ट्राइब रहती है। ये क्षेत्र में कौन सी ट्राइब रहती है? कलाश ट्राइब रहती है, जिसकी चर्चा मैंने की थी, वो फोटो वगैरह मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखा दी थी। ठीक है, आगे आपको देखना तो आप स्वयं अपने फोन पर देख सकते हैं कलाश ट्राइब के बारे में, जो नहीं आए थे। ठीक, तो आप देखेंगे ये बड़ा हिस्सा आज किसके पास है? पूरा का पूरा पाकिस्तान के पास है। हमारे पास कितना है? इतना, और इसमें भी उसको चैन नहीं है। वो इसके लिए कब से लड़ रहा है? 1947 से पाकिस्तान लड़ रहा है। इधर का देखेंगे पूरा, तो ये लद्दाख दिख रहा है, इसका भी बड़ा हिस्सा ये किसके पास है? चीन के पास है, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। ठीक ठीक, और उसके बाद बचा हिस्सा है, चीन इसके लिए भी लड़ रहा है। आप देखो भारत एक हद तक जितना हो चुका पुराने समय में, उसको स्वीकारोक्ति देते हुए भारत जो अपने पास है उस क्षेत्र के लिए भी क्या करता है कि ठीक है अब शांति से रह लो। लेकिन इन लोगों को इतने से भी क्या है? पेट नहीं भरा है। ये भी चाहते हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हमारा हो जाए। चीन बोलता है अरुणाचल भी हमारा हो जाए, सिक्किम भी हमारा हो जाए। वो भी आप दे दोगे ना तो भी पेट नहीं भरेगा, क्योंकि ये क्या है? इनकी नीयत खराब है। ये भूमाफिया है, जितना आप पीछे हटोगे उतना ये आगे बढ़ते चला जाएंगे। इनका क्या इलाज है फिर? इनका ये इलाज है कि अगर ये हमसे एक टुकड़ा लेते हैं तो हम इनके कई टुकड़े अलग कर दें, कई टुकड़ों पर कब्जा कर लें। जो आज पाकिस्तान के साथ हुआ, उन्होंने पुलवामा अटैक किया, फिर हमने उनका क्या किया हाल? फिर उन्होंने क्या किया? उरी अटैक किया, फिर उनका क्या हाल किया? फिर शांत हो गए। अब क्या हो रहा है? पाकिस्तान में लोग मारे जा रहे। देख रहे हो आप, जो जो भारत के खिलाफ सर उठा रहा था, कोई भी हो XYZ, वो सब की धीरे धीरे क्या होती जा रही है? हत्याएं होती जा रही है। कोई अपनी नेचुरल मौत नहीं मर रहा, सबके सब लोग क्या है? गोली के शिकार होते चले जा रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान अच्छा लगता है कि आज जूते खाने वाला, गोली खाने वाला, पीछे हटने वाला, अपनी बंदूकों को सरेंडर कर देने वाला हिंदुस्तान अच्छा लगता है? पहले भारत में घुस के लोग मुंबई में ताज होटल में, CST स्टेशन में आकर पिन पॉइंट पर आप जैसे लोग जो आराम से अपना जीवन बिता रहे थे उनको गोली मारते हैं। रेस्टोरेंट में लोग बैठे उनको गोली मारते हैं। कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपके गेट से घुसेंगे, गोली मार के चले जाएंगे। वो हिंदुस्तान अच्छा लगता है कि आज का हिंदुस्तान, भारत तो क्या है? सिक्योर्ड है, हम लोग आराम से अपने त्योहार मना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई सिक्योर्ड नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि कोई पाकिस्तान में कल का सूर्य देख पाएगा।
ये आज का बदला हुआ भारत है। और ये नवयुवकों को समझ में नहीं आएगा जो जिनका अपब्रिंगिंग अभी 10 सालों में हुई है। 10 साल पहले का भारत आप देखेंगे तो आपको लगेगा, एहसास होगा कि कितने कमजोर थे हम लोग। आप धन्य कि आप जो समझदार हुए हैं वो इस एरा में हुए हैं जब आप बदला हुआ हिंदुस्तान देखते हैं। और इसके पहले का जो एरा था इतना ज़्यादा डिमीन था, इतना ज़्यादा हमें अपने आप पर हिंदुस्तानी होने पर भी क्या लगता था, प्रश्न चिन्ह लगता था कि किस तरह का हम ग्लोबल स्टेटस रखते हैं, लोग हमारी किस तरह से इज्जत रखते हैं। ठीक, तो ये भी चीज़ समझने वाली बात है। आगे देखते हैं 1963 में 5000 स्क्वायर किलोमीटर वाला ये सक्षाम वैली जो है, ये क्षेत्र पाकिस्तान ने किसको दे दिया, चीन को दे दिया। और मैं बता चुका हूं ये क्षेत्र किसका है, भारत का। और गिफ्ट कौन कर रहा है, पाकिस्तान। किसको कर रहा है, चीन। और उस समय की हमारे नेहरू जी ने सिर्फ क्या किया था, हम इसका विरोध करते हैं, लाल गुलाब लगा के हम इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये विरोध की जगह कुछ और यूज किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती हमारी। ठीक, आगे की बात करें, भारत की संसद द्वारा 1994 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों को जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग, बस यही कर पाए। 1994 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, एक्शन लेने की बजाय ये सरकार क्या करा, संसद में एक रिजोल्यूशन पास किया कि ये दोनों क्षेत्र हमारे अभिन्न अंग हैं। रिजोल्यूशन से क्या होता, कोई मान रहा है आपका रिजोल्यूशन, क्षेत्र किसके पास है, वो पाकिस्तान के पास, वो वाला चीन के पास है। ठीक है, तो ये सारी बात हुई। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसे हम कृष्णागिरी के नाम से जानते हैं। भोले बच्चों क्या नाम है इसका, कृष्णागिरी। ये कृष्णागिरी आपको कहां देखने को मिलती है, ये आज जो कृष्णागिरी है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो हम जो कहते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू हमारी है, वो एक्चुअल में आज किसके पास है, इस पीओके के पास है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है। ठीक, ये केटू हमारी हुआ करती थी लेकिन आज लिटरली किसके पास है, पाकिस्तान। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी वर्तमान में जो भारत के पास है वो कौन है, कंचनजंगा है। किस राज्य में स्थित है कंचनजंगा, सिक्किम राज्य में स्थित है। वो उस पर भी दावा कौन करता है, चीन करता है। आप बताओ, दूसरी थी हमारी, वो भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी केटू, वो भी ले गए। कंचनजंगा के लिए भी प्रयासरत हैं। क्या हम इसीलिए हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, क्या इस तरह के हम लोग हैं, क्या इस तरह की कौम है हम। ठीक, तो ये प्रश्न चिन्ह लगता है भारतीयों के ऊपर। समझ में आ गया ये कहां पर है, केटू गिलगिट बाल्टिस्तान में। इसका भी फोटो ले ले, फिर आगे की चर्चा करेंगे। अब एक बार आप यहां पर भी ध्यान देंगे, यह जो क्षेत्र है आप देखें, यहां पर समझने का प्रयास करें, ये एलएसी कैसे इम्पोज की जाती है उसका एक छोटा सा यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि 5 मई की बात है, इंडिया और चाइना के बीच क्या होता है, क्लेश होता है। ठीक, कहां पर होता है, ये जो टी-सो लेक है यहां पर होता है। 10 मई को अगला जो है सिक्किम में मुगांग वैली में भी एक क्लैश होता है। 21 मई को चाइना के ट्रूप्स इंटर करते हैं, कहां पर, गलवान रिवर पर। ठीक, जो कहां पर स्थित है, लद्दाख में, वो भारत के टेरिटरी में इंटर करते हैं 21 मई को। 24 मई को चाइना जो है वो क्या करता है, कैंप्स लगाता है। कहां पर, भारत के अंदर 3 जगहों पर वो कैंप्स लगा लेगा। आगे देखते हैं 15 जून तक क्या करता है, वायलेशन करता है। ठीक, और फेस ऑफ होता है भारत और चाइना के सोल्जर्स के बीच में। ठीक, और अपनी एक कॉलोनी स्टेब्लिश कर लेगा। ठीक, तो ये फेस ऑफ होता है, कई बार होता है। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि भारत और चीन के बीच में कई बार यहां पर क्या होगा, फेस ऑफ होगा। किन क्षेत्रों को लेकर, तो ये जो भारत की टेरिटरी में स्थित क्षेत्र है ना, इनको लेकर फेस ऑफ हो रहा है, इनको लेकर हो रहा है, इनको लेकर हो रहा है।
ये तो जो कब्जा कर लिया, हम जाकर कभी फेस ऑफ नहीं कर रहे इस क्षेत्र में जाकर, जो कि वो कभी भारत का हुआ करता था और 1962 में चीन ने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन हम कभी वहां जाकर किसी प्रकार की पेट्रोलिंग नहीं कर रहे। हम अपनी सीमा पर जो बाद में बनी है उस पर ही पेट्रोलिंग कर रहे, लेकिन चीन इसके अंदर आकर भी क्या करता है, फेस ऑफ करता है। फेस ऑफ का मतलब क्या होता है, एग्रेशन दिखाता है। जैसे तुम्हारा घर है, तुम्हारी बाउंड्री है, तुम्हारा घर का बगीचा है, मैं जाकर वहां पर क्या करूं, अपने कपड़े सुखाऊं, जाकर वहां पर नहाने लगूं आपके बगीचे में जाकर, आपका खुद की बाउंड्री के अंदर जाकर मैं करने लगूं, तो आपको क्या लगेगा, ये आप मैं क्या कर रहा हूं, फेस ऑफ कर रहा हूं या एग्रेशन दिखा रहा हूं। और इस प्रकार के एग्रेशन से क्या होता है,